ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है सेल। ठीक है, सेल के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, एक बार आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो के अंत में लाइक एंड शेयर ऑल गाइस। इसके बाद नेक्स्ट आज हम बात कर रहे हैं सेल की। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है सेल है हमारा। तो सेल की सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वर्ड की। तो जो सेल का जो सेल जो वर्ड है, सेल वर्ड, सबसे पहले जो सेल वर्ड की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक। इसने सबसे पहले क्या किया? सेल की खोज की थी। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन सी सन में की थी इसकी? रॉबर्ट हुक ने खोज की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी सेल्स की वो की थी 1665 में। सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक था तो उसने क्या किया? उसने एक बोतल ली, जैसे मैं बना रहा हूँ ये बोतल, एक टाइप से उसने एक बोतल को देखा, बोतल इस टाइप से एक बोतल ली उसने। ठीक है, एक मिनट, इस टाइप से बोतल बना दी, इस टाइप से हमने बोतल बनाई, ये बोतल। ठीक है, ये क्या ली? रॉबर्ट हुक ने एक बोतल ली। तो बोतल का क्या हुआ? बोतल का, और उसने सबसे पहले क्या लिया? बोतल का मतलब उसने ढक्कन लिया, बोतल के ढक्कन को लिया। ठीक है, बोतल का जो ढक्कन लिया था तो बोतल का जो ढक्कन था वो बोर्ड का था। किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था बोतल का जो ढक्कन था। उसके ढक्कन को उसने ले करके और उसने उसको खोजा। तो उसमें क्या देखने को मिले? उसको कॉर्क दिखाई दिए जो बोतल थी। जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे ही उसको इस टाइप से एक डायग्राम देखने को मिला उसमें। वो क्या है, मतलब कि जो बोतल थी, बोतल में जो उसने बोतल का जो था वो किसकी थी? वुड की थी, बनी हुई थी बोतल। तो बोतल का जो ढक्कन लिया उसने, ढक्कन के अंदर उसने उसको मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर उसने ढक्कन को देखा। ढक्कन के ऊपर उसको डेड सेल दिखाई दी। ढक्कन कॉर्क के ऊपर क्या दिखाई दिया उसने जो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो डेड सेल की खोज की थी। सबसे पहले मतलब सबसे पहले जो खोज हुई वो किसकी हुई? डेड सेल की खोज हुई थी। हमारे जो बर्ड के अंदर जो खोज हुई सबसे पहले डेड सेल की खोज हुई थी। तो उसने कॉर्क को देखा। कॉर्क को देख करके उसने बोला, उसको लिटिल पैलेस नाम दिया उसका। सबसे पहले उसने नाम दिया लिटिल पैलेस, लिटिल टेक पैलेस। उसने सबसे पहले उसको लिटिल टेक प्लेस नाम दिया। लिटिल टेक प्लेस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मॉन्क्स, कहते हैं मॉन्क्स टेक प्लेस। इसको क्या कहते हैं? मॉन्क्स लिटिल रूम पैलेस बोला उसने। लिटिल टेक प्लेस है रूम, उसने सबसे पहले लिटिल रूम पैलेस दिया उसका नाम। लिटिल रूम पैलेस को उसने आगे चल करके उसने क्या बोला? उसी को मॉन्क पैलेस नाम दिया। मॉन्क पैलेस दिया। और मॉन्क पैलेस का मतलब होता है सेलूला। ठीक है, सेलूला होता है। और सेलूला को ही हम क्या करते हैं? सेलूला ही नाम से हमारा आगे जो बना है वो बनी सेल। ठीक है, तो ये हुआ। तो सबसे पहले हमने बात की सेल होता है। सेल वर्ड किसने दिया? सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो सेल का जो नाम दिया था वो दिया था भैया, नाम या वर्ड जो दिया था वो दिया था रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सबसे पहले एक बोतल ली, बोतल के ऊपर खोज की। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बोतल के ऊपर खोज की। बोतल का क्या लिया उसने उसका ढक्कन लिया, कॉर्क लिया। कॉर्क को लेटर उसने जो ढक्कन लिया था उसको देखा, उसने लिटिल रूम प्लेस दिया। इस टाइप से उसके जो बोतल के अंदर जब उसने खोज की तो उस बोतल के अंदर इस टाइप से उसको दिखाई दिए, उसमें इस टाइप से उसमें कॉर्क दिखाई दिए। ठीक है, इस टाइप से उसमें बहुत सारे कॉर्क दिखाई दिए, उसमें इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई दिए वो बहुत सारे, उसमें इस टाइप से बहुत सारे डायग्राम इस टाइप से उसमें दिखाई दिए उसमें। ठीक है, जो डेड सेल के अंदर उसमें इस टाइप से उसको दिखाई दिए। तो उन जो डेड मतलब कि ये एक मतलब जैसे मतलब कि उसको लिटिल रूम पैलेस दिखाई दिए, जिसको हम कहते हैं मॉन्क्स पैलेस कहते हैं। मॉन्क्स पैलेस मतलब होता है जैसे साधु संत जो रहते हैं झुग्गियों में, इस टाइप से उनको झुग्गियाँ मतलब कि ऐसे मकान उसको दिखाई दिए, उसको ऐसे लिटिल रूम पैलेस दिखाई दिए, जिसमें मॉन्क्स मतलब होता है जो साधु संत रहते हैं या क्रिश्चियन जो लोग हैं, मतलब जो छोटी छोटी झुग्गियों में बना करके जो रहते हैं, ऐसा उनको दिखाई दिया उसमें डेड सेल के अंदर। और डेड सेल के अंदर उसने दिखाई दिया, उसी को नाम उसने सेलुलर नाम बोला, और सेलुलर नाम से ही उसका सेल का नाम पड़ा। ठीक है, ये था रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बाद में नेक्स्ट हुई थी हमारी। इसके बाद में नेक्स्ट था 1674 के अंदर। 1674 था। 1674 में क्या हुआ कि सबसे पहले जो 1674 में हमारी जो बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एंटिनो वान ल्यूवेनहुक। दूसरा था एंटिनो वान ल्यूवेनहुक। एंटिनो वान ल्यूवेनहुक ने खोज की थी। एंटिनो वान ल्यूवेनहुक
लीवन हुक थे, एंटोनी लीवन हुक ने खोज की थी 1974 में। क्या किया इसने, मतलब कि लाइव सेल को देखा या बैक्टीरिया की सेल को देखा। इसने सबसे पहले क्या किया, जो हमारा जो पानी होता है, ठीक है, उसने सबसे पहले क्या किया, जो तालाब होते हैं तालाब के अंदर खोज की इसने सबसे पहले, ठीक है। तो तालाब का पानी लिया इसने सबसे पहले, इसने पाउंड वाटर लिया। कौन सा लिया, पाउंड वाटर के अंदर इसने सबसे पहले खोज की। पाउंड वाटर मतलब जो तालाब का पानी लिया, तालाब के पानी को इसने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा, छोटा सा उसको छोटी छोटी ड्रॉप्स को देखा। तो उसमें देखा तो इसने क्या हुआ, एंटोनी लीवन हुक ने उसके अंदर स्टडी की। तो इसने उसमें लिविंग सेल देखी, लिविंग सेल्स की खोज की सबसे पहले। लिविंग सेल्स के अंदर उसने बैक्टीरिया देख सकता है, बैक्टीरिया वायरस को खोज उसने, बैक्टीरिया वायरस इनको देखा, ठीक है। इसलिए इसको एंटोनी लीवन हुक ने 1978 में इसने क्या किया कि इसने मतलब कि आगे चल करके 1978 में इसने 1978 के अंदर इसने क्या किया, माइक्रोबायोलॉजी के इससे फादर भी बोला गया। 1678 में इसने क्या किया, माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी बोला गया इसे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसलिए बोला गया कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मतलब कि इसने सबसे पहले क्या किया, स्पर्म सेल्स की खोज की। सबसे पहले इसने लिविंग जो सेल्स थी, लिविंग सेल्स के अंदर सबसे पहले इसने क्या देखा, स्पर्म देखा। इसमें स्पर्म की खोज की, ह्यूमन स्पर्म की खोज की इसने, इसके बाद में इसने क्या किया, डॉग स्पर्म की खोज की, ह्यूमन स्पर्म की खोज की, डॉग स्पर्म की खोज की। इसके बाद में इसने रैबिट की खोज की, रैबिट के स्पर्म की खोज की, ठीक है। इसने बहुत सारे मतलब कि इसने खोज की। सबसे पहले इसने जो लिविंग सेल्स देखी, लिविंग सेल्स के अंदर इसने मतलब ह्यूमन स्पर्म की खोज की। रॉबर्ट के स्पर्म की खोज, रॉबर्ट के स्पर्म के अंदर खोज की इसने फ्रॉग के स्पर्म की खोज की, ठीक है। ये बहुत सारे इन्होंने स्पर्म की खोज की, इसलिए इसको क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। जो हमारे एंटोनी लीवन हुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, इसको फादर बोला जाता है, माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल्स के बारे में। इसने बहुत सारी खोज की। इसके बाद नेक्स्ट आए थे मतलब 1590 में क्या हुआ, हेंस थे, एक तो हेंस थे और दूसरा था जेचारिस, हेंस और जेचारिस ने 1590 में, ठीक है, 1590 में थे हमारे हेंस नाम के एक साइंटिस्ट थे हेंस एंड जेचारियस, हेंस एंड जेचारियस नाम के साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया कि हेंस मतलब इसका मतलब सन एंड फादर थे, ये दोनों मतलब एक तो बेटा था इसका, दूसरा ये फादर था। इन दोनों ने मिलकर के इसकी खोज की। इन्होंने सबसे पहले जो खोज की, इन्होंने माइक्रोस्कोप की जो खोज की थी, कब की थी, 1590 में माइक्रोस्कोप की खोज की, ठीक है। 1590 में इन्होंने जो खोज की माइक्रोस्कोप की जो फर्स्ट टाइम जो खोज हुई कब हुई, 1590 में हेंस एंड जेचारिस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खोज की। इसमें हेंस इसका बेटा था और आगे इसको हेंसन भी बोला गया, कई जगह इसको बोला गया हेंसन, एक तो हेंस बोला गया और बहुत जगह इसको हेंसन एंड जेचारिस नाम भी बोला गया है। इन्होंने माइक्रोस्कोप की सबसे पहले खोज की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थे हमारे, इसके बाद में नेक्स्ट 1838 के अंदर हमारे 1838 के अंदर जो सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो खोज की थी सबसे पहले 1838 के अंदर जो किया है, इसमें थे सेल थ्योरी दी। सबसे पहले जो आई थी हमारी सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी की जो सबसे पहले जो खोज की है वो की है 1838 में की है और इसका नाम था स्केलेडन, इसका नाम था स्केलेडन नाम के विज्ञान साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी की खोज की, स्केलेडन एंड दूसरे जो थे साइंटिस्ट थे वो थे 1839 के अंदर इन्होंने सेल थ्योरी की नाम इसने जो दिया था, ये थे स्वान नाम के साइंटिस्ट थे, स्वान, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी की खोज की। सेल थ्योरी की ये थे बॉटनिस्ट थे ये, इन्होंने बॉटनी से मतलब कि जो इन्होंने जो स्टडी की बॉटनी से की थी, बॉटनी। और ये जो थे स्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट है और ये बॉटनिस्ट थे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा था ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे रॉबर्ट ब्राउन आए थे 1831 में हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। कितने में की, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन
रॉबर्ट ब्राउन के हमारे ये साइंटिस्ट आए नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सबसे पहले जो डिस्कवरी की, इन्होंने जो डिस्कवरी की है, डिस्कवरी ऑफ रॉबर्ट ब्राउन ने जो डिस्कवरी की थी, किसकी डिस्कवरी की है रॉबर्ट ब्राउन ने? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी ऑफ रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस सबसे पहले जो इन्होंने जो खोज की थी वो न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, इसलिए इस रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। इसके बाद में नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज की, और वो भी कौन सी सेल में की थी मतलब न्यूक्लियस की खोज की थी जो ये प्लांट सेल के अंदर किया था इन्होंने, प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले जो खोज की वो प्लांट सेल के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी, ठीक है, ये हमारे इसके अंदर बता दिया हमने। इसके बाद में नेक्स्ट और भी थे, जेई पुरकिंजे थे 1839 में, जेई पुरकिंजे, ठीक है, 1 मिनट में हटा देता हूँ। में 1839 में सबसे पहले इन्होंने जो खोज की है वो मतलब कि जे.ई. पुरकिंजे, ठीक है। अभी जो जे.ई. पुरकिंजे थे ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो सबसे पहले जो खोज की वो की, इन्होंने जो खोज की है वो की है मतलब सबसे पहले जो खोज की पुरकिंजे थे जिन्होंने की है प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है, इन्होंने जो खोज की वो की प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कि प्रोटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं, एक तो इसमें प्रोटोप्लाज्म के अंदर इन्होंने खोज की साइटोप्लाज्म की खोज, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, और इन्होंने नेक्स्ट खोज की न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इन्हों की इसने खोज की थी, ठीक है। तो इसमें मतलब सबसे पहले इन्होंने जो जे.ई. पुरकिंजे नाम के जो साइंटिस्ट थे, ये 1839 के अंदर इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की खोज की। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आता है, एक तो साइटोप्लाज्म आता है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म आता है और न्यूक्लियस आता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म क्या होता है कि न्यूक्लियस और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनके जो बीच का स्पेस, जैसे कि ये सेल हो गई तो सेल के बीच में इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको कह रहे हैं हम क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। इसके बाद में ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको क्या कह रहे हैं हम, न्यूक्लियस कह रहे हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। अब इनके जो बीच का स्पेस है, ये जो बीच की जो जगह होती है, इसी जगह को हम क्या कहते हैं, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये मैंने डायग्राम बना दिया एक सेल का, सेल के अंदर मैंने ये बता दिया आपको। तो इसकी जो खोज की 1839 में जे.ई. पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने खोज की थी, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है ये, इसके बाद हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया इंट्रोडक्शन। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेल की, ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन बता दिया इसका नॉर्मली। हम बात करेंगे सेल की, सेल क्या होती है, ठीक है। तो सेल की सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो सबसे पहले जब सेल जो वर्ड है, सेल वर्ड कहाँ से आया, सेल वर्ड का हमने बात की सबसे पहले, तो ये कहाँ से आया था, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, 1665 में इन्होंने खोज की। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने एक बुक लिखी, जिसके बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया नाम से इन्होंने एक बुक भी लिखी है, माइक्रोग्राफिया नाम की बुक लिखी थी। किसने लिखी थी ये लिखी थी रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बुक लिखी है, माइक्रोग्राफिया नाम की बुक लिखी। किसके बारे में, सेल के बारे में ये बुक लिखी है, इसमें डिटेल में बताया है सेल के बारे में। तो ये रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की बताया पूरा डिटेल में। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल के बारे में। तो सेल का सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि 5 तत्वों से हमारी बॉडी का निर्माण हो रहा है, तो उसी टाइप से सबसे पहले जो हमारे जो वायुमंडल होता है, तो उसमें क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं। तो आइटम्स किससे मिलकर बने होते हैं, तो आइटम्स 3 चीज़ से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे क्या पाए जाते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अभी आगे चल करके क्या बनाते हैं, जैसे ये प्रोटॉन मतलब जो हमारा आइटम्स है, आइटम्स प्लस आइटम्स मिलकर के आगे चल करके आइटम प्लस आइटम, बहुत सारे आइटम, मतलब ग्रुप ऑफ आइटम्स, इसको हम डेफिनेशन बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ आइटम्स मिलकर के क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइटम्स मतलब होता है, मतलब आइटम्स का समूह, मतलब बहुत सारे आइटम्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। मॉलिक्यूल्स मिलकर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्लस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये हमारा सेल का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम बात करें सेल की, ठीक है। अब आज हमारी जो डेफिनेशन, नेक्स्ट हमारी सेल की हम डेफिनेशन की बात करें, ठीक है। तो सेल की डेफिनेशन क्या होगी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल की जो डेफिनेशन है,
सेल्स की जो डेफिनेशन आ रही है हमारी, डेफिनेशन में इसमें हम बात करें स्ट्रक्चरल, कैसे बात करें, एक तो बात करें हम स्ट्रक्चरल एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, ये लिखना पड़ेगा डेफिनेशन में। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो सेल क्या होती है, सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, बॉडी की एक मतलब स्मॉलेस्ट इकाई होती है, क्या होती है, इसमें एक वर्ड और लिख सकते हैं, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये तो ये सेल क्या होती है हमारी मतलब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की, और ये क्या, इसको क्या बोला जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम बोलें, ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसको ये दूसरी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, फंक्शनल यूनिट, ठीक है। मतलब ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, बॉडी की। ये दूसरी डेफिनेशन बन जाएगी, एक तो ये बन सकती है सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, दूसरी डेफिनेशन बोलें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ये नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन में जाती है किसकी, सेल्स की, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, सेल की डेफिनेशन हो गई, सेल की डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं सेल के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा था स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर, इसी के अंदर नेक्स्ट हमारा सेल्स हो गई। तो सेल्स के बारे में हम बात करें तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक दे रखा है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर, ये हमारा बीएससी नर्सिंग के अंदर सिलेबस के अंदर दे रखा है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम जब सेल का स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें दो टॉपिक आ रहे हैं, एक तो सेल स्ट्रक्चर दिया गया है और दूसरा दिया गया है सेल डिवीजन, ठीक है। दो चीज़ें इसमें बताया गया है, सेल डिवीजन बताया, दूसरा सेल स्ट्रक्चर बताया। तो हम सबसे पहले हम जब भी बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम, तो सबसे पहले हम बात करें कि नॉर्मल सेल, आप लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब पे भी वीडियो देखी होंगी, तो उस पर यूट्यूब की जितनी भी वीडियो हैं उसमें डायरेक्ट सेल का स्ट्रक्चर बता देते हैं, मतलब डायरेक्ट सेल के बारे में, जैसे सेल की डेफिनेशन होगी, सेल की डेफिनेशन होने के बाद में ऑर्गेनेल्स बता देते हैं, ऑर्गेनेल्स बता करके जैसे कि उसमें ऑर्गेनेल्स की बात करें हम, जैसे कि आपका न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और आपके साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, साइटोसोल हो गया, इसके बाद पेरोक्सीसोम हो गया, मतलब बहुत सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके नाम बता देंगे, डायरेक्ट उनके बारे में बता देंगे थोड़ा सा, और ये आपका सेल कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले उसके बारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये किसकी बनी होती है, बाई फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, ऐसे करके उन्होंने दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम सबसे पहले, जब भी हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे तो बात, तो हमारी जो सेल का जो स्ट्रक्चर बना होता है तीन चीज़ से मिलकर बना होता है। सेल का स्ट्रक्चर है जो सेल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो कितने टाइप से बना हुआ है, तीन टाइप से बना हुआ है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर बना हुआ कितने टाइप से, तीन चीज़ से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम बात करें सेल स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहले जो सेल का स्ट्रक्चर जो बना होता है, सबसे पहले इसमें पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और तीसरा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। एक तो हमारा इसके अंदर जो दे रखा है, एक तो साइटोप्लाज्म दे रखा है, इसके बाद में नेक्स्ट है, तो इसमें दे रखा है सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चर के अंदर दे रखा है सबसे पहले हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म, ये तीन चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर के द्वारा एक सेल का डायग्राम बनाता हूँ, ये सेल हो गई, ठीक है। अब इस सेल के अंदर क्या हो गया, सबसे पहले हम बात करें, ये सेल की मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो या सेल मेम्ब्रेन बोल दो, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन, या इसका दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम है इसका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा नाम होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में बीच में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, बीच का हम क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है, इस टाइप से इसमें क्रोमेटिन होती है। इसके बाद में यहाँ पे एक डार्क कलर का जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं इसको।
इसके बाद में इसको कहते हैं न्यूक्लियस बोला जाता है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसका जो खाली जगह जो स्पेस पाया जा रहा है, ये जो स्पेस होता है न्यूक्लियस और किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इसी को बताया उसने कि जो हमारा सेल स्ट्रक्चर है 3 टाइप से, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये हमने बता दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, हम सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन ही देता हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देता हूँ, क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, ये क्या होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करती है। ठीक है, तो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर होता है ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा टॉपिक है, ये हम इसमें बात करेंगे आज। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है वो किसकी बनी होती है, एक तो फास्फोलिपिड की बनी होती है। ये तीन चीज़ से मिलकर बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी। एक तो होता है फास्फोलिपिड होता है, दूसरा हमारे इसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल, और ये क्या होता है, लिपोप्रोटीन, और क्या होता है इसमें, लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन, ये 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड कितना % पाया जाता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है फॉस्फोलिपिड वो 75% पाया जाता है। इसमें 75% तो हमारा बना रहा है फॉस्फोलिपिड बनाता है। इसके बाद में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो 20% बनाता है कोलेस्ट्रॉल, और जो लिपोप्रोटीन होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनाने का काम करती है वो 5% बनाती है। ठीक है, इस टाइप से बनाने का काम करता है। ये मतलब कि ये एक हमारी मतलब ऑथोरेटिक बुक के अंदर दिया हुआ है। इसके बाद में बहुत सारी बुकों में ये भी दिया हुआ है। दूसरा ये भी मैं बता देता हूँ, और क्या दे रखा है कि जो इसमें फॉस्फोलिपिड बना रहा है, एक तो फॉस्फोलिपिड होता है इसमें, फॉस्फोलिपिड प्लस क्या बनाता है, फॉस्फोलिपिड बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। दूसरा हमारा क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट ऐसे दे रखा है, और क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। इस टाइप से हमारा प्रोटीन इस टाइप से भी दिया हुआ है बुक में। ठीक है, कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है और प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, बाई लिपिड लेयर होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है वो बाई लिपिड लेयर की बनी होती है। बाई लिपिड लेयर क्या होती है उसके बारे में मैं बात करता हूँ आगे नेक्स्ट आप लोगों को। नेक्स्ट इसको हटा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जो बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इस टाइप से क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। इसमें जैसे कि इस टाइप से लिपिड का इस टाइप से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, लिपिड के इस टाइप से पाया जाता है। तो हेड होता है, मतलब इस टाइप से इसमें जैसे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस टाइप से बनी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस टाइप से बनी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस टाइप से बाई फॉस्फोलिपिड, जो हमारा जो फास्फोलिपिड जो होता है इस टाइप से पाया जाता है। ये लिपिड की जो लेयर बनी होती है इस टाइप से बना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा हेड इस टाइप से होता है, इसमें एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ये इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से ये क्या होती है, लिपिड बाई लेयर पाई जाती है। लिपिड की क्या पाई जाती है, बाई लेयर पाई जाती है, बाई लिपिड लेयर। ठीक है, ये जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, डबल फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, डबल बाई लिपिड लेयर, मतलब जो लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डबल पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक जो इसका जो जैसे मैं एक की लिपिड के जो एक मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो इसका एक तो होता है हेड, होता है हेड बोल सकते हैं, और जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, लिपिड का जो मॉलिक्यूल्स है इसका ऊपर का हेड होता है और नीचे का क्या होता है, टेल होता है। हेड जो होता है, हेड तो होता है वाटर लविंग होता है, ये क्या होता है, वाटर लविंग बोला जाता है इसे। ठीक है, और दूसरा होता है टेल, होता है टेल को बोला जाता है वाटर हीटिंग बोला जाता है इसे, वाटर हीटिंग कहा जाता है इसे। ठीक है, मतलब कि क्या करता है, वाटर को तो मतलब वाटर से तो प्यार करता है, और उससे और मतलब कि जो हेड वाला जो पोर्शन होता है और टेल वाला होता है जो वाटर से क्या करता है, ये नफरत करता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर का जो मतलब सबसे पहले जो वाटर का जो आदान प्रदान होता है इस टाइप से इसमें देखने को, जहाँ जो वाटर है सबसे पहले वाटर इससे अटैच हो जाएगा, फिर अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है कि लिपिड के इसमें कैरियर प्रोटीन भी पाए जाते हैं। बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, कैरियर प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, बीच बीच में कैरियर प्रोटीन होते हैं, उन्हीं के माध्यम से क्या हो सकता है लिपिड के मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है। ठीक है, जो प्रक्रिया है जो ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो ट्रांसपोर्टेशन जो क्रिया है वो बीच बीच में क्या पाया जाता है, इसमें प्रोटीन चैनल्स होते हैं, उनसे अटैच होता है और उसके अकॉर्डिंग ये चले जाता है, जबकि वाटर का डायरेक्ट भी हो सकता है। इस टाइप से ये प्रोसेस होती है। अब इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करें हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो बात करेंगे, इसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसमें बोला गया मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी जो डेफिनेशन है इसकी, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस क्रॉस across the plasma membrane, across the plasma membrane, across the plasma membrane, across the plasma membrane। नेक्स्ट इसमें दे रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहे हैं, क्रॉस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और कैसे करते हैं, कैन बी क्लासिफाइड पैसिव एंड एक्टिव, कैन क्लासिफाइड एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। मतलब इसके अंदर बताया गया है जो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस क्रॉस क्या कर सकते हैं, क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस करना, क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन क्लासिफाइड एक्टिव एंड पैसिव। मतलब जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस, जैसे मैंने ये बनाई है हमारी, जैसे ये सेल हो गई, सेल के अंदर ये सेल थी, तो इसमें क्रॉस कर रहे हैं किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। कोई भी सब्सटेंस जब क्रॉस करता है तो दो प्रोसेस तो होता है, एक तो होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है, मतलब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड द एनर्जी। किसके अंदर, पैसिव के अंदर। पैसिव का जो मतलब होता है, पैसिव का मतलब है जिसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड द एनर्जी। इसमें दूसरा हमारा होता है एक्टिव। एक्टिव जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसमें, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है इसके अंदर हमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी, एनएटीपी। एटीपी के रूप में क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है किसके अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर नॉट रिक्वायर्ड द एटीपी। एटीपी की मतलब इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एटीपी क्या करते हैं, ये एटीपी सबसे पहले हम बात करें कि एटीपी का किसी बच्चों के मन में आ रहा होगा एटीपी की क्या फुल फॉर्म क्या है सर, तो इसमें इसका जो फुल फॉर्म होती है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, क्या होती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है फॉस्फेट। एडिनो ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, ये मतलब एक एनर्जी का, मतलब एनर्जी बोल सकते हैं इसको, या फॉस्फेट के इसमें मतलब कि 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाने हैं, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इसमें ट्राई मतलब होते हैं 3, एक होता है एडीपी, एक होता है जब इसमें से जब एटीपी का एक मॉलिक्यूल्स कम हो जाता है तो इसको कहते हैं एडीपी, इसको ठीक है, इसको कहते हैं एडिनो डाइफॉस्फेट, एडिनो डाइफॉस्फेट, एडिनो डाइफॉस्फेट। इसका मतलब ये हुआ जब इसमें से जब एनर्जी यूज हो जाती है, जब इसमें जैसे अभी इसमें तीन मॉलिक्यूल्स हैं एनर्जी की, अब इसमें से जब एक मॉलिक्यूल्स की कमी हो जाएगी तो इसके बाद में नेक्स्ट बनेगा जो क्या बनेगा, एडीपी। इसे कहते हैं एडिनो डाइफॉस्फेट बोला जाता है। ठीक है, जब इसमें एनर्जी यूज हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारा इसमें दे रखा है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, एक तो होता है एक्टिव प्रोसेस के द्वारा, एक दूसरा होता है पैसिव के द्वारा। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पैसिव प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले हमारा जो मूवमेंट है इसमें जो हो रहा है, पैसिव की बात करें, सबसे पहले हमारा होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। जो पैसिव जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके अंदर हम बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम जब डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले सब्सटेंस मूव डाउन होते हैं। इसमें क्या होता है, पैसिव मतलब सब्सटेंस मूव डाउन हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहे हैं, सब्सटेंस मूव डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के माध्यम से क्या हो रहे हैं, मूव डाउन होते हैं इसमें। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होती है, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी,
तो इसमें क्या हुआ है, इसमें बोला गया है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, कौन सा, पैसिव वाला, तो इसमें सब्सटेंस मूव डाउन होते हैं। इसमें सब्सटेंस क्या होते हैं, मूव डाउन होते हैं, मूवमेंट करते हैं। इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें जो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग